अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं हसीब उज़ैर, आपका केमिस्ट्री टीचर जुनून एमडी कैट के प्लेटफॉर्म से हाजिर हुआ हूँ आज आपके पास डिस्कस करने के लिए कि एमडी कैट में केमिस्ट्री का क्या रोल है या केमिस्ट्री का क्या इम्पैक्ट है और किस तरह से हमें केमिस्ट्री के पोर्शन को परस्यू करना है। तो इसके लिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में हमारे पास जो इंट्रोडक्टरी की केमिस्ट्री है एमडी कैट में, उसमें हमारे पास तकरीबन 45 एमसीक्यूज़ जो हैं वो केमिस्ट्री पोर्शन से आते हैं। ये 45 एमसीक्यूज़ जो हैं आउट ऑफ 180 बुक का तकरीबन पेपर का तकरीबन 1/4 पार्ट बनता है, विच इज़ ऑल्सो वी कैन से दैट के भी 25% पेपर का पोर्शन है। अब 25% जो पोर्शन है पेपर का, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में अच्छा खासा इम्पैक्टफुल पोर्शन है। अगर आप केमिस्ट्री के पोर्शन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 25% पेपर जो है बेटा जी वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इस 25% पेपर को हमने एक्यूरेटली करना है, हमने इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी। बिल्कुल जो है यहाँ से हम अच्छा खासा मार्जिन बना सकते हैं अपने पेपर के अंदर। अब हमने तैयारी इस तरह से करनी है कि ये जो टोटल 45 एमसीक्यूज़ हैं, ये 45 टू 45 एमसीक्यूज़ बेटा जी हमारे करेक्ट होंगे और एक भी एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह इसके अंदर जो है हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा आज के दिन में हम मेनली केमिस्ट्री को देखेंगे, वो इस हवाले से देखेंगे कि केमिस्ट्री के पोर्शन में जो एमसीक्यूज़ हैं इनकी डिवीज़न क्या है, किस तरह से आते हैं, मोस्टली किस पोर्शन से आते हैं, सिलेबस क्या होगा और कोर्स वर्क को किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह से परस्यू करना है और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए तैयारी के दौरान अगर हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए एमटी कैट में, और फिर पेपर के दौरान क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्टली डिस्कस करते हैं बेटा जी कि जो हमारे पास 45 एमसीक्यूज़ हैं इनकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि आपके पास जो 15% एमसीक्यूज़ हैं ये इजी टाइप होते हैं, मोस्टली बुक से ही होते हैं। आप कह लें कि बुक की लाइन हो सकती है या फिर एक्सरसाइज हो सकती है, एक्सरसाइज की कोई एमसीक्यू डायरेक्ट दे सकता है। वो एक्सरसाइज का एमसीक्यूज़ जो है वो एक्सरसाइज का एमसीक्यूज़ हो सकता है, डेफिनेशन हो सकती है, डेफिनेशन हो सकती है। और ये जो एक्सरसाइज या डेफिनेशन होगी बेटा जी हमारे पास, ये आपके पास किसी भी बुक से दे सकता है, पंजाब की किताब से दे सकता है, पीटीबी से, या फेडरल की बुक से दे सकता है, या फिर बलूचिस्तान की किताब से दे सकता है, या सिंध की किताब से दे सकता है, कहीं से भी दे सकता है। लेकिन आसान एमसीक्यूज़ होंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद बेटा जी हमारे पास ये 70% एमसीक्यूज़ हैं। ये 70% जो एमसीक्यूज़ हैं ये कॉन्सेप्चुअल ज़रूर होते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल ज़रूर होते हैं, लेकिन ये भी ऐसा बच्चा जिसने अच्छे से तैयारी की हुई है इंटर टेस्ट की, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ा हुआ है किताब में, तो वो भी एमसीक्यू कर लेता है। यानी इतने कोई ख़ास मुश्किल ये एमसीक्यू नहीं होते। मेन जो टास्क है जो वाकई काम करने वाला है वो ये है हार्ड एमसीक्यूज़ है। ये 15% हार्ड एमसीक्यूज़ जो है ना बेटा जी, दिखने में लग रहा होगा कि 15% ही तो एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन असल में मेरिट आपका यही बनाते हैं, क्योंकि यही एमसीक्यूज़ हैं जो एक एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे में फ़र्क करेंगे। तो यही तो फ़िल्टर है। एमडी कैट क्या है? एमडी कैट है फ़िल्टर एक, कि आपने बेहतरीन बच्चों को सिलेक्ट करना है डॉक्टर बनाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। तो वो फ़िल्टर असल में वो यहाँ ये 15% ही है। एक एवरेज बच्चा बाकी सारे एमसीक्यू कर लेता है, लेकिन ये 15% एमसीक्यू से नहीं होते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है वही ये एमसीक्यू कर पाएगा, और हमारा टारगेट भी यही एमसीक्यू है। हमने इंशाल्लाह इनको इस तरह से प्रिपरेशन करना है, इस तरह से इनकी तैयारी करनी है कि ये हार्ड एमसीक्यूज़ भी हमारे पास हमें मॉडरेट लगे या हमें ईज़ी लगे, इतनी अच्छी हम इंशाल्लाह इसकी तैयारी करेंगे। तो बेटा जी तैयारी के लिए हम सबसे पहले कोर्स वर्क को देख लेते हैं। हमारा जो कोर्स है, कोर्स के अंदर बेटा जी अगर मैं आउटलाइन दिखाऊँ तो पीएमडीसी के अकॉर्डिंग हमारे पास 20 टॉपिक्स हैं, यानी 20 टॉपिक्स हैं। इसमें से ये जो बेटा जी 10 टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे बुक 1 से हैं। पंजाब की किताब बुक 1 फर्स्ट ईयर यानी कि आपकी फर्स्ट ईयर की बुक से हैं। अब ये फर्स्ट ईयर की बुक जो है इसमें ये पीएमडीसी के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ये आपकी पंजाब की किताब का चैप्टर नंबर 1 बनता है, ये आपका चैप्टर नंबर 5 बनता है, ये चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 4, ये भी चैप्टर नंबर 4 बनता है। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 8 बनता है, रिएक्शन काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 11 बनता है, थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 बनता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 6। ये बेटा जी आपके पास के चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर किताब के। और अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ तो सेकेंड ईयर के पोर्शन में बेटा जी हमारे पास जो टॉपिक इंक्लूड होते हैं उसमें बेटा ये 10 टॉपिक्स हैं, यानी कुल मिलाकर 20 टॉपिक्स हैं। 10 टॉपिक फर्स्ट ईयर से हैं, 10 ही टॉपिक सेकेंड ईयर से हैं। सेकेंड ईयर में अगर देखें हमारे पास तो ये जो है पहला टॉपिक हमारा
इनऑर्गेनिक पोर्शन से है, सिग्निफिकेंट है। पंजाब की किताब में ये चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5, 1 से 5 तक ये सारे चैप्टर इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। फेडरल में कुल मिला के इसका एक ही चैप्टर बनाया हुआ उन्होंने, एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो वहाँ से भी इंशाल्लाह हम कंसर्न करेंगे। और ये जो है बेटा जी हमारे पास पंजाब की किताब का चैप्टर नंबर 6 है, ये पंजाब की किताब चैप्टर नंबर 7 है, ये चैप्टर नंबर 8 + 9 है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 8 में पंजाब की किताब के अंदर एलिफेटिक है और 9 में एरोमेटिक है। अल्टीमेटली है तो दोनों हाइड्रोकार्बन, तो हमने अब दोनों हाइड्रोकार्बन ही पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 8 और 10, 8 और 9 दोनों होगा। 10 बेटा जी हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स, ये चैप्टर नंबर 11, ये चैप्टर नंबर 12, ये चैप्टर नंबर 13, ये चैप्टर नंबर 14 पंजाब की किताब का, और ये चैप्टर नंबर वैसे तो 15 बनता है, लेकिन उसमें से बहुत कम आता है। चैप्टर नंबर 15 जो पंजाब की किताब का है उसमें से बहुत कम आता है। फेडरल में भी इसका अच्छा खासा पोर्शन है, इंशाल्लाह वहाँ से भी करेंगे। अच्छा, ये तो था बेटा जी हमारे पास अब कोर्स वर्क को, जो हमने एक बाहमी तौर पर मतलब एक हमने ओवरव्यू कर लिया कोर्स का। अब हमने इसको अप्रोच कैसे करना है, हमने इसको जो है वो इस कोर्स को शुरू कैसे करना है, कैसे परस्यू करना है। हम बेसिकली अपने पैरेलल प्रेप सेशन के अंदर हैं। अभी जो पैरेलल प्रेप सेशन है ये क्या चीज़ें आपकी करता है, तो पैरेलल प्रेप सेशन सबसे पहले तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेकेंड ईयर को प्रिपेयर करवाता है। सेकेंड ईयर प्रेप, सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन है। ये सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन इसलिए है कि ताकि आप जो एफएससी में इस वक्त सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी किसी तरह से स्टडी डिस्टर्ब ना हो। स्टडी डिस्टर्ब के अलावा उनकी जो सेकेंड ईयर की तैयारी हो रही है एफएससी की, जो जिनके उन्होंने अनकरीब पेपर देने हैं, बल्कि ये पैरेलल प्रेप का सेशन उनकी अपनी स्टडीज़ को भी और अपने बोर्ड के पेपर्स को भी आसान बनाए उनके लिए। ठीक है, सो असल में जो पैरेलल प्रेप सेशन है बेटा जी ये क्या करवाता है, ये पहली चीज़ तो आपके जो आप पढ़ रहे हैं एफएससी में उसमें आपको आसानी पैदा करता है आपके लिए। दूसरी चीज़, आपकी थिंकिंग जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल होती है, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। थर्ड चीज़ बेटा जी, आप जब एंट्री टेस्ट मेन एमडी कैट के लिए आएंगे, जो एफएससी के पेपरों के बाद तैयारी शुरू होती है, तो जब आप उसमें बैठेंगे आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन होगी, आपका जो माइंड है वो बहुत ब्रॉड होगा, विजन बहुत क्लियर होगा। काफ़ी सारी चीज़ों में आप उन लोगों से अहेड होंगे, आगे होंगे जिन्होंने तब स्टडी शुरू करनी है, और अल्टीमेटली ये आपके कॉन्सेप्ट्स और स्टडीज़ को भी इन्हांस करेगा, रेनफोर्स करेगा। सो दीज आर द मल्टीपल एक्चुअली इंपॉर्टेंसेस या जो फ़ायदे हैं बेटा जी हमारे पास, एडवांटेजेस हैं जो जिनसे आप क्या कर सकेंगे, फ़ायदा उठा सकेंगे पैरेलल प्रेप सेशन के अंदर। अब हमने इसीलिए सेकेंड ईयर की ही स्टडी शुरू करनी है। सेकेंड ईयर में हम पोर्शन ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ से बेटा जी स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 7 पंजाब की किताब का, 13 टॉपिक पीएमडीसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले जो आपको चीज़ जानने की ज़रूरत है बेटा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मसला ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स असल में बेटा जी हमारे पास ये है, इनको मैं कहता हूँ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए और इन्हीं की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं सर जी, तो बेटा हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होंगे बेटा जी हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बच्चे जो है ना एक मिसकॉन्सेप्ट कैरी करते हैं, जरा तवज्जो से देखिएगा, CH3 CH2Cl। अच्छा बेटा अब बताएं ज़रा ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। सो एक्चुअली इट्स नॉट अ हाइड्रोकार्बन, नॉट हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। बेशक ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़रूर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़रूर है बेटा, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो सर जी फिर ये क्या है? अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो हाइड्रोकार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक कैसे हुआ? ऑर्गेनिक कैसे हुआ बेटा जी हमारे पास कि ये एक डेरिवेटिव है। सर जी व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव वो होता है बेटा जी हमारे पास जो ड्राइव हो ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास मैं कहता हूँ ये जो CH3 है ये कैसे बना, CH3 प्लस रिएक्शन किया इसने क्लोरीन के साथ, जब आफ्टर रिएक्शन हुआ सनलाइट की मौजूदगी में, बहुत डिटेल रिएक्शन है, CH3 CH2 और यहाँ पर आ गया Cl, साथ में बनेगा HCl हमारे पास।
HCl बन गया। अब ये देखें, ये था इथेन जो कि है एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये हमारे पास एक डेरिवेटिव है बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से ड्राइव हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज अ हाइड्रोकार्बन। सो डेरिवेटिव वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ वो होंगे जिसमें ओनली एंड ओनली क्या होना चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए। अब इसी तरह अगर मैं डेरिवेटिव की मिसाल दूं तो डेरिवेटिव में बेटा जी हमारे पास आएगा फिनोल आएगा, OH, एनिलीन आएगा, इसके अलावा अल्काइल हैलाइड फिनो अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड्स। तो ये सारे बेटा जी हमारे पास किसके अंदर आएंगे, डेरिवेटिव के अंदर आएंगे। सो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जी हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है बेटा जी हमारे पास, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें वोहलर का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, अक्सर औकात MCQ भी आता है कि बेटा जी इसने, वोहलर ने क्या किया था, रॉन्ग प्रूफ किया था हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी को इसने रॉन्ग प्रूफ किया था। अब कैसे रॉन्ग प्रूफ किया था, इनिशियली कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो लिविंग सिस्टम से ऑब्टेन हो सकते हैं। इसने क्या किया था, इसने हमारे पास एक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक है नेचर में, इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको प्रिपेयर करवा दिया। तो इनिशियली क्या हुआ बेटा जी, हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो गया, और जो कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी का वो गलत प्रूव हो गया। अब अमोनियम साइनेट का और यहाँ पे यूरिया का फार्मूला बड़ा ज़रूरी है। अमोनियम साइनेट का फार्मूला होता है NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट का फार्मूला है। यूरिया का फार्मूला होता है NH2C+NO NH2। बेटा जी इनके फार्मूला जो है वो आप लोगों ने याद रखने हैं, अक्सर का फार्मूला ही पूछ लेते हैं। आप हार्ड के एक्सपेक्ट करते हो, आपके पास आसान सा MCQ आ जाता है। ये बल्कि आया भी हुआ है अमोनियम साइनेट का फार्मूला। अमोनियम साइनेट के फार्मूला के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, ऑल टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। इट कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। सर व्हाट इज मेंट बाय द ऑल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, इट कंटेन्स एन आयनिक बॉन्ड, अ कोवलेंट बॉन्ड एंड अडेटिव बॉन्ड एज वेल। इसके पास तीनों आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हैं। कैसे सर जी, अगर आप देखेंगे सबसे पहले अमोनियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज है और साइनेट आयन जो है वो बेटा जी हमारे पास नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। तो इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या हो गया, एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अगर डेटिव बॉन्ड की बात करें तो अमोनियम आयन के अंदर बेटा जी हमारे पास एक जो बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजन के लॉन पेयर डोनेशन से बनता है। इनमें से कोई सा भी एक बॉन्ड हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पे डेटिव बॉन्ड भी मौजूद है, और अल्टीमेटली बाकी आपको सारे जो बॉन्ड नजर आ रहे हैं वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसमें ऑल टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो है बेटा जी मौजूद है। एक इंपॉर्टेंट और चीज़, यहाँ पर साइनेट लिखा हुआ है, ATE लिखा हुआ है। हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, हमारे पास एक होता है CNO नेगेटिव, ये है साइनेट। और अगर मैं लिखूँ CN, तो ये CN जो होगा बेटा जी हमारे पास ये साइनाइड है ID के साथ, ये साइनाइड ग्रुप है। O लगा हुआ हो तो वो साइनेट हो जाएगा। ये चीज़ बेटा आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताता चलूँ बेटा जी, सबसे पहले चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस मीन कि हमारे पास कुछ कंपाउंड जो हैं वो कार्बन कंटेनिंग तो हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, लेकिन वो कंसीडर होते हैं एज इनऑर्गेनिक। ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें सरे फरिश्ता बेटा जी हमारे पास CS2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये बेटा जी हमारे पास कुछ साइनेट्स, इसके अलावा साइनेट्स, ये बेटा जी हमारे पास कुछ कंपाउंड हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग है लेकिन स्टिल वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी बेसिक रीज़न क्या है, तो सर जी इसकी बेसिक रीज़न ये है हमारे पास कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वही चेंज है। और याद रखिएगा बेसिक पैरामीटर भी यही होता है। एक कंपाउंड आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा, जिस तरह अगर मैं CN के साथ ना मिथाइल लगा दूं CH3CN नेगेटिव,
अब नेगेटिव तो नहीं रहेगा इसके अंदर। CN ये कंपाउंड है, और यहाँ पे लिखता हूँ HCN या KCN। अब मजे की बात सुनिएगा, ये जो हमारे पास मैंने ऊपर लिखा है मिथाइल साइनेट, ये ऑर्गेनिक है, और ये जो मैंने नीचे HCN और KCN लिखा है ये इनऑर्गेनिक नेचर है। सर जी दोनों का फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, मसला ये है कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। इट बिहेव्स एज ऑर्गेनिक और इट बिहेव्स एज इनऑर्गेनिक। और वो बिहेवियर क्या है, वो बिहेवियर असल में केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो इंटरेस्टिंगली सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता कि क्या चीज़ केमिकली कैसे एक्ट करती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, आप एक्सपेरिमेंटली रिएक्शंस करवाते हैं, उन रिएक्शंस के बाद आपको पता चलता है कि अच्छा ये केमिकली बिहेव कर रही है या ये इनऑर्गेनिक सॉरी केमिकल रिएक्शंस के बाद आपको पता लगता है कि ये ऑर्गेनिक बिहेव कर रही है या इनऑर्गेनिक बिहेव कर रही है। सो वो एक्सपेरिमेंटल है। अब आपको क्या करना है, अब आपको याद रखने के लिए सिर्फ ये याद रखनी है कि ये जो आपको मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं, ये ग्रुप्स एज इट इज़ आपको याद करने पड़ेंगे, और आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास क्या है, ये और इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, ऑल्दो दे कंटेन्स कार्बन। ठीक है, ये कार्बन कंटेन करने के बावजूद जो है बेटा जी हमारे पास वो इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं। सो ये वहाँ पर बेटा जी आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी हमारे पास, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम पढ़ रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है। अक्सर औक़ात MCQ आता है विच इज़ द एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जैसे ही बच्चे बोथ का ऑप्शन देखते हैं ना तो वो बोथ क्लिक करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे हैं मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उसमें पाए जाते हैं, तो बच्चे बोथ लगा देते हैं। लेकिन ये बुक की लाइन ही है, मतलब हमारे पास फेडरल की बुक सॉरी बलोचिस्तान की किताब में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसेंशियल एलिमेंट जो होता है वो कार्बन होता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं फेडरल की बुक से एक बक्की बॉल स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। बक्की बॉल जो है बेटा जी हमारे पास वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ऑर्गेनिक नेचर का है, और ये एलोट्रॉपिक थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की। पहली दोनों कौन कौन सी हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट और डायमंड जो है बेटा जी ये याद रखिएगा कि ये इनऑर्गेनिक है, इनमें भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही पाया जाता है। लेकिन जो बकी बॉल है थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ये बेटा जी ऑर्गेनिक नेचर है। इसके पास 60 कार्बन होते हैं बेटा जी हमारे पास, 60 कार्बन और 32 फेसिस होते हैं। अब 60 कार्बन का स्ट्रक्चर है, यानी इसका फॉर्मूला होगा C60 बस। ना इसमें हाइड्रोजन, ना इसमें सल्फर, ना इसमें कोई नाइट्रोजन, ना इसमें ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर भी शो करने की कोशिश की है। 32 फेसेस होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सॉकर बॉल की तरह का होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बकी बॉल। ठीक है, बकी बॉल जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि बकी बॉल भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हालांकि सिर्फ और सिर्फ इसके पास कार्बन है। सो ये इस बात का एविडेंस है कि एसेंशियल एलिमेंट्स में से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा, कार्बन ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ MCQ अटैम्प्ट करके देख लेते हैं कि हमारे पास अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। MCQ में सबसे पहले है बेटा जी हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग जनरली कैरेक्टराइज्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लग रहा है। मैंने आपको पहले भी मिसाल दी KOCl, बेटा जी ये हमारे पास क्या होगा, इनऑर्गेनिक इन नेचर होगा। जिस तरह मैंने आपको समझाया भी था कि यहाँ पर पोटाशियम आ चुका है, मेटल आ चुका है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी बेटा जी, ऑर्गेनिक हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसके साथ लगा दूँ मिथाइल CH3OCN, अब ये ऑर्गेनिक बिहेव करेगा। इसी तरह ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी इनऑर्गेनिक ही एक्ट करेगा, और ये बेटा जी हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक के तौर पर एक्ट करेगा, ऑर्गेनिक के तौर पर एक्ट करेगा। तो ये बेटा जी हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन चार्ली बन रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑप्शन ना होता, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बजाय यहाँ पे लिखा होता हाइड्रोकार्बन्स, विच ऑफ फॉलोइंग इज जनरली कैरेक्टराइज्ड एज हाइड्रोकार्बन। तो उस केस में बेटा जी फिर हमारे क्या करना था, हमने नन ऑफ दिस का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना था, क्योंकि ये बेटा जी हमारे पास ऑर्गेनिक है लेकिन साथ ही साथ ये एक डेरिवेटिव है, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन नजर आ रहा है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे आपको बड़ी सिंपल क्लियर हो रही है, CCl4, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा। हाइड्रोजन जो है बेटा जी उसकी क्या है, एब्सेंस है। हाइड्रोजन की एब्सेंस से हमें क्या पता लगता है
कि एसेंशियल एलिमेंट मेरा हमारे पास क्या होगा, कार्बन ही होगा, हाइड्रोजन का होना ज़रूरी नहीं होता। ये बेटा जी एमसीक्यू क्लियर हो गया आप सबको। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी हमारे पास ऑल आर हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट, इनमें से सब हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहली चीज़ बेटा जी हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बनना चाहिए। अगर फिनॉल की बात करूँ तो फिनॉल में बेटा जी हमारे पास क्या होता है, एक ऑक्सीजन लगा हुआ होता है, सबको पता है। उस ऑक्सीजन की वजह से अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, हाँ ऑर्गेनिक ज़रूर है। टॉलीन का फॉर्मूला क्या होता है, टॉलीन में बेटा जी हमारे पास एक लगा होता है CH3, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। स्टिल कार्बन और हाइड्रोजन ही है इसके अंदर। जाइलिन की बात करें चैप्टर नंबर 9 के अंदर, इसकी बेटा एग्जाम्पल दी हुई है जाइलिन की। जाइलिन के पास बेटा जी 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, तो CH3 ये आपके पास जाइलिन का कंपाउंड है, यानी इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। अगर एसिटाइलिन की बात करें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो अ हाइड्रोकार्बन विच इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन फिनोल, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है। ऑक्सीजन के होने की वजह से बेटा जी ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, अब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। अब टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला की अगर मैं बात करूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स में, और इसमें से भी एमसीक्यू आता है। केमिकल फार्मूला को शो करने के ना बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले बेटा जी हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स को शो करे, नंबर ऑफ एटम्स को शो करे। मिसाल के तौर पे C6H12O6 H2SO4 CH4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी मैंने कंपाउंड लिखे हैं ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं। जिस तरह इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है। इसमें 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन एटम है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है मीथेन के अंदर। तो ये बेटा जी हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला को स्लाइटली आपने क्या किया होता है, हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को कम करके शो किया होता है। जिस तरह अगर मैं ब्यूटेन को शो करूँ CH3 CH2 और CH3, ये है बेटा जी हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। और ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में मैंने हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स को क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया है। इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा स्ट्रक्चरल। एक मिनट वेट कीजिएगा बेटा। इसी को अगर मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी आ गया हमारे पास हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये देखिएगा, ये मैंने प्रोपेन का क्या बनाया है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जिस यहाँ से एमसीक्यू आता होता है वो है स्केलेटल स्केलेटल फार्मूला। स्केलेटल फार्मूला क्या है, मिसाल के तौर पे ये ब्यूटेन है, मैं इस ब्यूटेन को इस तरह भी शो कर सकता हूँ, 1 2, और ये देखिएगा। अब ये मैंने ब्यूटेन का स्केलेटल फार्मूला बना दिया है। सर जी ये कैसा स्केलेटल फार्मूला है, इसमें आपने याद ये रखना है कि जितने कॉर्नर्स हैं, जितने भी आपके पास कॉर्नर्स हैं, ईच कॉर्नर कंटेन अ कार्बन, हर कॉर्नर के पास क्या है, एक कार्बन मौजूद है। और टर्मिनल पर भी जिस तरह यहाँ पर मैंने येलो डॉट्स बनाए हैं, ये जो येलो डॉट्स हैं ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर आपके पास कार्बन मौजूद है। ठीक है बेटा जी। अब इस यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन मोस्टली आता है कि जी प्रिडिक्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। आपको स्केलेटन फार्मूला में, स्केलेटन की फॉर्म में एक फार्मूला दिया जाएगा, आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रेडिक्ट करना होगा। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर 4 कॉर्नर्स मौजूद हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर 4 कार्बन आ गए।
बाकी आप लोगों ने बस हाइड्रोजन्स को पूरा कर लेना है वैलेंसी के अकॉर्डिंग। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके पास जो कार्बन है उसके पास ऊपर इस तरफ और इस तरफ 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, क्योंकि इसके पास दोनों साइड पे ऑलरेडी कार्बन के साथ बॉन्ड लिंकेज हुआ हुआ है। एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे होना चाहिए, इसके भी एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ। और सिमिलरली इसका भी 3 बॉन्ड होने चाहिए हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी को पूरा करने के लिए। अल्टीमेटली हाइड्रोजन को आपने सिर्फ वैलेंसी पूरा करने के लिए यूज़ करना है। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए इस कॉर्नर पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। अब कुल मिला के हाइड्रोजन गिन लें तो ये कुल मिला के बेटा जी हमारे पास 10 हाइड्रोजन एटम बनेंगे। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें आपके पास थोड़ा सा वो मज़ीद इसको थोड़ा सा अगर मैं कंप्रेस करूँ तो इसको थोड़ा सा इस तरह भी कर सकता है। आपके पास यहाँ पर एक इस तरह स्ट्रक्चर बना दिया उसने और साथ कह दिया कि बेटा जी यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है। इस तरह उसने शो करेगा, वो आपको मुंह से नहीं बताएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। अब अगेन आपने वही काम करना है। आपको जो कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं दैट मीन्स वहाँ पर क्या मौजूद है, वहाँ पर आपके कार्बन्स मौजूद हैं। तो आप कॉर्नर गिन लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं बेटा जी वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 5 कॉर्नर्स यानी मैंने 5 येलो डॉट्स ड्रॉ किए हैं, का मतलब यहाँ पे कार्बन कितने होंगे, कार्बन बेटा जी हमारे पास 5 हो गए। हाइड्रोजन आपने अगेन वैलेंसी पूरी कर लेनी है हाइड्रोजन की। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे। इस कार्बन के पास ये वाला कार्बन है, इसके पास 2 बॉन्ड ये हैं, 3 बॉन्ड ये हैं, तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा, एक ही हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ये भी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ यानी, और 3 बॉन्ड ये बनाएगा। सो अब आपने यहाँ पे गिन लेने हैं। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 4 5 5 और 2 7, 7 और 3 10। तो यहाँ पर आपके पास 10 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। इसको थोड़ा सा और एडवांस में लेके जाएं तो वो कोई नंबर ऑफ एटम्स भी आपके साथ कोई और अदर एलिमेंट भी जोड़ सकता है। मिसाल के तौर पे और यहाँ पे आप कहते हैं ओके जी आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब अगेन इसमें आप सबसे पहले कॉर्नर गिन लें। एक कॉर्नर आपके पास ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया आपके पास, एक कॉर्नर ये हो गया। यहाँ पर बस अब आप कॉर्नर गिनते जाएंगे, जितने कॉर्नर बनेंगे उतने आपके पास क्या होंगे, कार्बन होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर मैं येलो डॉट्स बनाऊँ तो कितने बन रहे हैं बेटा जी येलो डॉट्स हमारे पास, येलो डॉट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कार्बन कितने होंगे इसके पास, 8 कार्बन होंगे। नेक्स्ट आपने इसके पास हाइड्रोजन गिनने हैं। तो हाइड्रोजन आप अपने वैलेंसी पूरी करें। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, 3 2, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पूरे हैं तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा बेटा जी, नो हाइड्रोजन एट दिस कार्बन। ठीक है, इसके पास भी 1 2 3 है तो एक यहाँ पर एक बॉन्ड जरूर बनेगा। 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं हमने कार्बन के, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। इसका बेटा जी हमारे पास 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे क्योंकि आपको दोनों साइड पे ये 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। सिमिलरली इसके भी 2 बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के साथ, सिमिलरली इसके भी 2 बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3, इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, एक बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के साथ। तो इसके पास बेटा जी हमारे पास 2 आ गए, इसके पास भी 2 आ गए, इसके पास भी 2 आ गए, इसके पास 1 आ गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आपको नाइट्रोजन से नजर आ रहे हैं। गिन लें, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 2 हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हैं। 14 हाइड्रोजन होंगे बेटा जी हमारे पास। अब इन 14 हाइड्रोजन के बाद आपके पास एक नाइट्रोजन भी है, तो यहाँ से बेटा जी हमारे पास ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब बुक से एक एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि मोस्टली वो बुक को ही यूज़ करता है, आपकी बुक ही की किसी एग्जांपल को यूज़ करेगा। तो यहाँ पर बेटा जी हमारे पास मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फेमिलियर स्ट्रक्चर है, बताएं कौन सा स्ट्रक्चर होगा। ये है बेटा जी हमारे पास नेफ्थालीन। अब अक्सर औकात इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता है वहाँ पर ऑप्शंस भी दिए होते हैं, तो ऑप्शंस देख के अक्सर औकात बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पर एक बेंजीन रिंग के अंदर C6H6 फार्मूला होगा, 2 रिंग्स हैं
तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए C12H12। हालांकि ये बात गलत है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H12 हरगिज़ नहीं है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, अगेन उसी तरह से उसी मेथड से आप करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें जो है डॉट्स बना के आपको इसके अंदर कार्बन ढूंढ लेने हैं कि कार्बन कितने हैं। अल्टीमेटली क्योंकि दो रिंग, ये फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर है, तो दो रिंग जब फ्यूज होती हैं तो अल्टीमेटली दो कार्बन दोनों रिंग के लिए कॉमन होते हैं। ये जो कॉमन कार्बन है इनको मैं ब्लू से शो कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये जो मैंने ब्लू कलर के कार्बन शो किए हैं ये दोनों रिंग के लिए कॉमन है। दैट इज़ वाई आपके पास इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन ऑटोमेटिकली 10 हो जाएंगे। गिन के देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो कार्बन क्यों कम हुए, क्योंकि दोनों रिंग के पास दो कार्बन कॉमन है। अब नेक्स्ट आपने हाइड्रोजन गिन लेने हैं। हाइड्रोजन में जारी बात है, अगर रिंग है ना तो रिंग का मतलब यह है कि इसके पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी, हर किसी के पास एक डबल बॉन्ड मौजूद है हर कार्बन के पास। उसको मैं ज़रा डिटेल में शो कर देता हूँ। ज़रा गौर से देखिएगा, मैं डबल बॉन्ड शो करने लगा हूँ। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, 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 एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। ये मैंने रिंग की फॉर्म में शो किए हुए थे। अच्छा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड भी दोनों रिंग्स शेयर कर रही हैं, ये दोनों रिंग का डबल बॉन्ड है। तो ज़रा गौर से देखिएगा, इस कार्बन के पास बेटा जी हमारे पास 1 2 3 बॉन्ड इस कार्बन ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा। सिमिलरली ये एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा, सिमिलरली एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन से बनाएगा, एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन से बनाएगा। ये जो दरमियान वाले दोनों कार्बन हैं इनके 4 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये एक हाइड्रोजन से बनाएगा, ये एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, ये एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, ये एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। तो अल्टीमेटली 8 ही हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा C10H8। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास तरीकाकार होता है इस चीज़ को समझने का, और इस चीज़ में से आपने इस तरह से MCQs को जो है सॉल्व करना है। इसमें से कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा जी आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली MCQs इसमें से आता है, याद रखिएगा। मोस्टली इस चैप्टर में से जो MCQ है यहाँ से एक MCQ लाजमी आता है, इंपॉर्टेंट है। इसको ना एक MCQ से शुरू करते हैं। हमारे पास MCQ से इस तरह से शुरू करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, ये एक MCQ है, हमने कहना है आइडेंटिफाई एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनमें से एरोमेटिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करें। मैं फॉर्मूला लिखते जाता हूँ, आपके लिए प्रेडिक्ट करना आसान होगा। अगर एनिलीन का फॉर्मूले की बात की जाए तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग और ऊपर लगा होगा एक कंपाउंड। पायरिडीन की बात की जाए तो पायरिडीन में बेटा जी हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ होगा और बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। यहाँ पर रिंग आ गया। फ्यूरान की बात की जाए तो फ्यूरान में बेटा जी यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। सेंटर में बेटा जी हमारे पास रिंग आ जाता है। अब मोस्टली बच्चे कहेंगे कि जी एनिलीन इसमें राइट ऑप्शन है क्योंकि ये एरोमेटिक है। हालांकि राइट ऑप्शन है बेटा जी हमारे पास ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे बेटा जी हमारे पास एरोमेटिक इन नेचर हैं। ये बेटा जी हमारे पास हालांकि हेट्रोसाइक्लिक में आते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर आते हैं, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक के आने के बावजूद भी ये बेटा जी क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है। इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इंशाल्लाह ये चीज़ अब आपको क्लियर होगी। यहाँ पर बेटा जी क्लासिफिकेशन है और ये क्लासिफिकेशन मैंने बुक से ही ली है, आपकी पंजाब की बुक से ही ली है। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड जो है बेटा जी हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो वाइडली क्लासीफाई होते हैं। सबसे पहले सबसे जो वाइड क्लासिफिकेशन होती है वो है बेटा जी हमारे पास ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ठीक है, सबसे वाइडेस्ट क्लासिफिकेशन है। इसकी MCQ भी आता होता है विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडेस्ट क्लासिफिकेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट क्लासिफिकेशन यही है। इसमें वो किसी भी दो को कंपेयर कर देता है, इन दो को हो सकता है कंपेयर कर दे, इन दो को कंपेयर कर दे, या इन दो को कंपेयर कर दे और साथ में इन दो को कंपेयर कर दे। तो सारी बात है, सबसे वाइडेस्ट क्लासिफिकेशन कौन सी हो रही है? सबसे वाइडेस्ट क्लासिफिकेशन ओपन चेन एंड क्लोज चेन है। अब इसमें आप लोगों ने जो चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहली चीज़ ओपन चेन क्लासिफिकेशन। ओपन चेन क्लासिफिकेशन में बेटा जी हमारे पास क्या है, इसको हम एलिफेटिक
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ये एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं बेटा जी, हमारे पास ये क्लासीफाई होते हैं इनटू टू कैटेगरीज, जिसमें बेटा जाता है हमारे पास स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में बेटा जी हमारे पास सारे कार्बन जो हैं वो अलाइंड होंगे सीरीज की फॉर्म में। जिस तरह की मिसाल देता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3, ये है बेटा जी हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ब्यूटेन। अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो यही ब्यूटेन बेटा जी हमारे पास क्या होता है, एक कार्बन को जब अलग कर लेगा अपने साथ से तो वो बेटा जी हमारे पास बनेगा आइसोब्यूटेन। तो ये जो बेटा जी ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है ये स्ट्रेट और ब्रांच चेन की एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं क्लोज चेन, और क्लोज चेन बेटा जी हमारे पास टर्मिनल कार्बन जो है वो फ्री नहीं होता, और क्लोज चेन मजीद जो है बेटा जी दो क्लासिफिकेशन, दो कंपाउंड में क्लासीफाई होते हैं। एक है बेटा जी हमारे पास होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का एक और नाम भी है कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि इसमें जो साइकिल है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना हुआ होता है, यानी जो रिंग होगा वो कार्बन का बना हुआ होगा। कार्बन का बना रिंग मजीद क्लासीफाई होता है दो कैटेगरीज के अंदर। एक है बेटा जी हमारे पास एलिसाइक्लिक, ये जो एलिसाइक्लिक हैं ये सिमिलर हैं टू एलिफेटिक, या इसी तरह कह लें कि भी हमारे पास अगर मैं एलिफेटिक कंपाउंड्स का साइक्लिक फॉर्म ले लूँ तो वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। इसकी मिसाल में बेटा जी हम कहते हैं, यहाँ पे मैंने ब्यूटेन बनाया था, अगर मैं उसी ब्यूटेन को CH2 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 एक साइकिल की फॉर्म में ले जाऊं तो वो बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ये था ब्यूटेन और इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, इसी तरह एरोमेटिक की अगर बात करें तो एरोमेटिक हमारी बुक कहती है कि कार्बन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग हमारे पास। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर देता हूँ, यहीं पे देख लेते हैं ऊपर। एरोमेटिक वो हैं जो एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग रखते हैं अपने पास। बेंजीन रिंग क्या होती है बेटा जी, हमारे पास एक 6 कार्बन रिंग है विच कंटेन्स अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, तो इसे कहते हैं बेटा जी हमारे पास बेंजीन। तो बेंजीन रखने वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। इसी तरह अच्छा, एरोमेटिक अगर असल में ना बेंजीन से इनके साथ लिंक नहीं है, ये आप चीज़ याद रखिएगा। इसीलिए तो बच्चे वो जो पुराने वाला एमसीक्यूज मैंने भी लिखवाया था एनिलीन वाला पिछला जो एमसीक्यूज था, इसीलिए तो बच्चे गलत करते हैं क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ बच्चे एरोमेटिक करेक्टर को लिंक कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, हमारी बुक ने ये गलती की है, लेकिन उसके बाद उसने रेक्टिफिकेशन भी थोड़ी सी की है इस ग्राफ के थ्रू, ये जो फ्लोशीट डायग्राम है इसके थ्रू। इस तरह गौर से देखिएगा, अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो रिंग कंटेन, इसमें लिख लें रिंग कंटेन एलिमेंट अदर देन कार्बन। अगर बेटा जी हमारे पास रिंग कार्बन से अलावा भी कोई एलिमेंट रख रहा है तो वो बेटा जी हमारे पास होगा हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मजीद क्लासीफाई होता है दो कैटेगरीज के अंदर। एक है बेटा जी हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड की बात की जाए तो सैचुरेटेड में एग्जांपल आप ही की बुक से दूंगा, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। मेटाफॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2O CH2O CH2। बेटा ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर प्रिपरेशन के अंदर दिया हुआ है उसने मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। तो देखें ये इसमें हमारे पास रिंग के अंदर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये बेटा जी हमारे पास एक सैचुरेटेड, इसमें कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड में बेटा जी हमारे पास क्या होगा, अनसैचुरेटेड में बेटा जी एक हमारे पास ये आ सकता है और इसी के साथ एक बेटा जी हमारे पास ये एरोमेटिक भी हो सकता है और एक नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। अगर मैं एरोमेटिक की बात करूँ, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं इन दोनों को। अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं तो एरोमेटिक में तो बेटा जी सिंपल हमारे पास आ सकता है फ्यूरान। ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, पायरोल आ सकता है, पायरिडीन्स आ सकती हैं। ये हेट्रोसाइक्लिक हैं लेकिन एरोमेटिक भी हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं नॉन एरोमेटिक की, तो नॉन एरोमेटिक में बेटा जी आप क्या कर सकते हैं, नॉन एरोमेटिक में आप कोई भी एक रिंग ले लें, उसके अंदर एक आप लेट सपोज डबल बॉन्ड डाल दें। अब आप इसके पास एक ही डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड डालने से ये एक अनसैचुरेशन हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। सॉरी, यहाँ पर आप लगा दें नाइट्रोजन, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब बच्चे कंफ्यूज आप यहाँ पर हो रहे होंगे कि सर जी बुक कह रही है कि बेंजीन रिंग होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि जी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी एरोमेटिक हो सकता है। असल में जो एरोमेटिक करैक्टर है प्यारे बच्चों,
वो एसोसिएटेड होता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ। यहाँ पे लिख लें एरोमेटिक करेक्टर associated with hyper conjugation और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं अगर बेंजीन की बात करूं, बेंजीन क्यों एरोमेटिक है, तो बेंजीन के पास बेटा जी हमारे पास डबल बॉन्ड्स हैं जो अल्टरनेटिव पोजीशन में। अल्टरनेटिव पोजीशन में होने की वजह से ये डबल बॉन्ड्स अपनी पोजीशन का करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे ये यहाँ मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। अल्टीमेटली हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा जो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें अब डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव कर चुका हुआ है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर चुका हुआ है और ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर चुका हुआ है। सिमिलरली ये दोबारा अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे और इस फॉर्म में दोबारा वापस आ जाएंगे। तो ये कंटिन्यूसली जब एक दूसरी फॉर्म अपनी फॉर्म्स को शिफ्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये दो पॉसिबल शेप्स बनती हैं। अब इन दो पॉसिबल शेप्स की वजह से हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा जी, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं। और इसी डीलोकलाइज की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से हमारे पास स्टेबिलिटी आती है। और यही स्टेबिलिटी बेटा जी इनको क्या कर देती है, इनको एरोमेटिक करैक्टर देती है। अब अगर मैं बात करूं फ्यूरॉन की, अगर मैं बात करूं तो फ्यूरॉन में बेटा जी हमारे पास यहां पर बेटा जी इस तरह से ये दो डबल बॉन्ड और यहां ऑक्सीजन के पास एक लॉन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास एक लॉन पेयर होता है। ये जो लॉन पेयर है बेटा जी हमारे पास, ये कंटिन्यूसली शिफ्ट करता रहता है। इस लॉन पेयर की वजह से बेटा जी यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होती है और इस हाइपर कॉन्जुगेशन से हमारे पास क्या होगा, ये एक बॉन्ड यहाँ मूव कर गया, एक बॉन्ड यहाँ मूव कर गया और एक बॉन्ड यहाँ पर मूव कर गया। इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अब दोबारा ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये लॉन पेयर की फॉर्म में ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा दोबारा। सो अल्टीमेटली ये एक दूसरे के अंदर क्या होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की हाइपर कॉन्जुगेशन हो गई, पाई इलेक्ट्रॉन्स की जैसी हाइपर कॉन्जुगेशन होती है स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी से एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया। सो दिस इज हाउ एरोमेटिक कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपको चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि बेंजीन रिंग होना ज़रूरी नहीं है। एरोमेटिक होने के लिए, एरोमेटिक कैरेक्टर होने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है। इसी के रिगार्डिंग बेटा यहाँ पे कुछ एमसीक्यू हैं, आए इन एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। इसमें से बेटा जी जो हमारे पास पहला एमसीक्यू है बेटा जी, साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड अंडर। इनमें से जो साइक्लोब्यूटेन है वो किस क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा जाता है। तो अभी अगर आपने वो ग्राफ अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर मेरा ख्याल है आसानी से कर सकते हैं। और इसका जो है वो मैं आप ही पर छोड़ता हूँ, इसका क्या आंसर होगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर प्रेडिक्ट करेंगे। आपको फिर से अंदाज़ा होगा कि मुझे आपको समझ कितना आया है। सिमिलरली नेक्स्ट नीचे जो एमसीक्यू है, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नेमली जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। और वो दो कौन सी कैटेगरीज हैं, अगेन अगर आपने क्लासिफिकेशन सही से पढ़ी है तो आपको ये भी सही समझ आ जाएगा। लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, इन एमसीक्यूज़ को प्रेडिक्ट कीजिएगा, इन एमसीक्यूज़ का आंसर का मैं वेट करूँगा आपका। और नेक्स्ट लेक्चर की तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।